हेलो सोल्जर्स। तो आज हम लेके आए हैं अपना अगला मॉक टेस्ट मैथ का, जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपने जो आर्मी से रिलेटेड जो भी भर्तियां होती है, जैसे आर्मी टीए हो गई, ओपन रैली हो गई, या चाहे रिलेशन वाली भर्ती है, उन सब बंदों के लिए हम क्या लेके आए हैं भाई, मैथ का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले हमने 5 मैथ के मॉक टेस्ट कर लिए हैं, इसी के साथ साथ साइंस के और जीके के भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं जीके सीरीज पर, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहेगा कि एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण और प्रत्येक कितने डिग्री का है भाई, 80 डिग्री का है। कितने का है, 80 डिग्री का है। तो चौथा कोण क्या होगा, क्या है अपने पास कि एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, हैज 3 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है भाई कि कोई भी अपने पास क्या है, एंगल है जो 90 डिग्री से लेस देन हो, एंगल क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से छोटा जो कोण बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। और जो तीनों न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, वो कितने के हैं भाई, 80 डिग्री के हैं। अब पूछा चौथा एंगल क्या होगा, तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है, कोई भी चतुर्भुज है, उसके इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है भाई, आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अब अपने पास 3 दिए हुए हैं, 3 एंगल क्या है दिए हुए हैं, तो चौथा क्या होगा भाई, 3 कितने डिग्री के हैं, तीनों ही 80 डिग्री के हैं। अब चौथा हमने क्या मान लिया भाई, x बराबर 360। 3 गुणा 80 कितना होगा, 8 3 24, 240 होता है। कितना होता है, 240। तो 360 और ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का, माइनस करेंगे 240। तो x अपने पास कितना आएगा भाई, 120 डिग्री आ जाएगा। यानी जो चौथा कोण है, फोर्थ एंगल है, वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। ऑप्शन नंबर अपने कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करनी है। क्या फाइंड करना है भाई हमें, पेरीमीटर। ठीक है, जिसकी भुजा 40 मीटर, जिसकी भुजा है वो कितनी है, 40 मीटर, और दूसरी भुजा है वो 10 मीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड इज 40 मीटर एंड अदर साइड इज 10 मीटर। दो साइड दे दी, जैसे एक तो मैंने मान लिया लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 10 है। लेंथ हो गई 40 मीटर एंड ब्रेथ हो गई अपने पास कितनी 10 मीटर। अब हमसे पूछा पेरीमीटर, परिमाप, या हम परिधि बोलते हैं, परिधि, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर, परिमाप। अब परिमाप का, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी। क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने पास l और b की वैल्यू है क्या, l की वैल्यू है 40 और b की वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। पहले क्या होता है, ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है, कोष्टक में जो होता है वो सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट में क्या है अपने पास, 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50, 50 हो गया। अब 50 गुणा 2 कितना होता है भाई, 100 होता है। कितना होता है, 100 मीटर। यानी इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। ये इसका आंसर हो गया अपने सी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक खंबे को पार करने में, एक खंबे को पार करती है तो 25 सेकेंड, 25 सेकेंड लगते हैं। तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब हमें पता है भाई कि एक ट्रेन होती है, एक स्पीड होती है और एक टाइम होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको उसको करते हैं। तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। होता है अपने पास स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन है अपने पास, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट टेकन 25 सेकेंड टू क्रॉस ए पोल।
तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अब अपने पास सबसे पहले तो देर की क्या है 36 किलोमीटर स्पीड है इसकी, और आंसर जो भी देर का है वो किस में है, मीटर में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई 36 किलोमीटर पर आवर है उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन सीधे कन्वर्ट वाले एग्जाम में 100% मिलेंगे, देख लेना। अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं भाई 36 गुणा 5/18 कितना होगा 2, 2 गुणा 5 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, मीटर पर सेकेंड में स्पीड हो गई ट्रेन की। अब हमें पूछा है भाई गाड़ी की लंबाई क्या है, तो अब क्वेश्चन को रखेंगे। अब क्या डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वही क्या होती है लंबाई होगी। जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई लेंथ बोलते हैं। अब स्पीड कितनी है अपने पास 10, स्पीड तो कितनी हो गई, स्पीड इनटू टाइम होता है अपने पास क्या लेंथ होता है भाई, ठीक है। लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। अब अपने पास स्पीड तो कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम अपने पास है कितना 25 सेकेंड इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 250 मीटर, और लेंथ होती है किसमें होती है भाई मीटर में होती है 250 मीटर होती है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करती है। स्मिता नाम की कोई लड़की है जो 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करती है। 110 टोकरी के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे भाई। टोकरी कितनी है उसके पास 25 है, दिन कितने लग रहे हैं 35। अब बनानी है उसको कितनी टोकरियां 110 बनानी है, तो टाइम कितना लगेगा। तो स्मिता कैन मेक 25 बास्केट इन 35 डेज। So how many days will she take to make 110 baskets? हमें पता है भाई एक फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, तो MWT मैन वर्क एंड टाइम। मैन कितने है भाई स्मिता एक ही लड़की है, एक जना 25 टोकरी 35 दिन में बनाता है, तो वही एक जना कितने 110 टोकरी कितने दिन में बनाएगा, यही है। अब क्या करते हैं भाई हम क्रॉस वाला मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे भाई, एक तो करेंगे 1 इंटू 110 इंटू 35 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 25 इंटू एक्स, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 25 कहाँ चला जाएगा इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या इसमें हम लिखेंगे 110 गुणा 35/25 हो जाएगा बराबर हो जाएगा x, ठीक है। अब 5 के पहाड़े से ये 5 बार, ये 7 बार, ये 5 के पहाड़े से 22 बार और ये 1 बार। अब अपने पास बचा है क्या x की वैल्यू बची है 22 गुणा 7 22 इंटू 7, और 22 इंटू 7 कितना होता है 154 होता है, 154 होता है भाई 154, ठीक है। तो वो 154 दिन के अंदर कितने 154 दिन के अंदर क्या बना देगी 110 टोकरियां बना देगी। समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चन तो मैं 100% लिख के दे देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन तो 100% मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन इसी के ऊपर सुनाता हूँ कि 10 चिड़ियाँ 10 दिन के अंदर 10 घोंसले बनाती है, 10 चिड़ियाँ 10 दिन में 10 घोंसले बनाती है, तो 100 चिड़ियां 100 दिन में कितने घोंसले बनाएगी। ये आपका क्वेश्चन है, 10 चिड़ियां 10 दिन के अंदर 10 घोंसले बनाती है। वापस सुन लेना एक बार कि 10 चिड़ियां 10 दिन के अंदर 10 घोंसले बनाती है, तो 100 चिड़ियां 100 दिन में कितने घोंसले बनाएगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में आप आंसर बताएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 267 है 266 है, तो पहला पूर्णांक क्या है। The sum of 4 consecutive integer is 266, then what is the first integer। हमें पता है भाई कोई भी इंटीजर हो पूर्णांक हो तो हमें लिखने का तरीका क्या होता है भाई, पहले को लिखते हैं x, दूसरे को लिखते हैं x+1, तीसरे को लिखते हैं x+2 और चौथे को लिखते हैं x+3। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 266 आ रहा है।
ठीक है, अब x तो जोड़ देंगे, x कितने हो जाएंगे अपने पास 4x, और दूसरे नंबर आ रहे हैं 1 2 और 3, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 6 इक्वल टू 666। ये 6 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x इक्वल टू 666 माइनस 6 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 260। अब ये गुणा में है 4, इस तरफ आएगा तो भाग में। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, ये तो जाएगा एक बार, और ये हो गया 6 चौक 24 और 2 5, कितना आ जाएगा, पहला नंबर होगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 आ जाएगी, 65 आ जाएगी। यानी पहली संख्या कौन सी है अपने पास 65 है, कौन सी है 65 है 65, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ 100% मिलेंगे। वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में देगा ज़्यादा, ये तो सिंपल सा बना दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आएगा आपके पास, लेकिन उसके अंदर डिवाइड वाला यही प्रोसेस होता है भाई। ठीक है, अब करता है क्या, बोर्ड मास होता है क्या, पहले एक बार वापस बता देता हूँ भाई। बोर्ड मास का मतलब होता है, ये एक तरीका है जिसके द्वारा कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो कौन सा सॉल्व होता है भाई, ब्रैकेट होता है, हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद ऑफ यानी होता है का, फिर होता है डिवाइड भाग, फिर होता है मल्टीप्लाई गुणा, फिर एडिशन जोड़, और सबसे लास्ट सॉल्व करेंगे उसको, इसको करेंगे सबट्रैक्शन को घटाना। तो ये एक वे है भाई, एक तरीका, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी इक्वेशन सॉल्व होती है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अपने पास दे रखा 3 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना होगा भाई 5 + 2 7 होता है। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई 3 + 5 - 2। उसके बाद किसको करते हैं भाई, ऑफ नहीं है अपने पास, डिवाइड भी नहीं है, फिर आया मल्टीप्लाई है अपने पास, तो 3 - 7 3 = 21 + 5 - 2। फिर करते हैं एडिशन, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करते हैं जोड़। अब कौन कौन प्लस का है भाई, एक तो 3 है प्लस का और एक है 5 प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 21 और माइनस का 2, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या लास्ट बचता है सबट्रैक्शन, माइनस करना भी, 8 में से 23 गया तो कितना आएगा माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। ए की आयु 20 से 25% कम है, मैंने बताया था परसेंट वाला जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 100 मान के करवाता हूं। अब क्या है 100 मान के करवाने का फायदा, देखना एक आदमी है ए और एक है बी। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला ए की आयु 20 से 25 कम है, अगर मैं बी को 100 मान लूं, 25 कम होगी, कितना हो जाएगा 75 कम हो जाएगा भाई, यही बोला है। तो बी की आयु ए से कितनी अधिक है, बी की आयु ए से कितनी अधिक है। अब क्वेश्चन, द एज ऑफ ए इज 25% लेस देन द एज ऑफ बी, देन द एज ऑफ बी इज मोर देन ए। अब सुना, सबसे पहले हमें बोला क्या अभी ज्यादा कितनी है, या कितनी ज्यादा है 25 ज्यादा है। ठीक है, अब हमें कंपैरिजन किसका पूछा है, तुलना किसकी पूछी है, बी की आयु ए से कितनी अधिक है, किस से होता है वो आता है नीचे, से होता है वो आता है नीचे, जिसके साथ से आता है वो आता है नीचे, ए से, तो ए आ गया नीचे। अब पूछा भाई कितनी अधिक है, कितनी है 25, और परसेंटेज पूछता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट करेंगे भाई कितनी बार 3 बार, और 100 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 33 एंड 1/3। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा 33 सही 1/3, 33 एंड 1/3%। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
33 एंड 1/3%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशी और प्रियंका की आयु 3:5 के अनुपात में है। कितना? 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों की आयु का योग 80 है, दोनों की आयु का ये योग है वो कितना? 80 वर्ष है हो तो 10 वर्ष पश्चात 10 साल के बाद हिमांशी की आयु और प्रियंका की आयु क्या होगी? अभी की हमें दे रखी है कितनी है भाई? 3:5 है और योग कितना दे दिया? 80 है। ठीक है, अनुपात को जोड़ लो, x वेरिएबल साथ मानकर कितना हो जाएगा? 8x बराबर 80। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 80/8, यानी x आ गया 10। ठीक है, यानी एक अनुपात की वैल्यू आई 10 है। अब किसकी पूछी है अभी? प्रियंका की, हिमांशी की? ये हिमांशी है। 3 × 10 कितना हो गया भाई? 30 हो गया। और इसका पूछा है तो 5 × 10 कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, वर्तमान आयु तो दोनों की पता चल गई, हिमांशी है 30 की, दूसरी कौन सी है? प्रियंका, वो हो गई 50 की। अब पूछा 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या दोनों 10 साल बड़े हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? हिमांशी तो हो जाएगी 40 साल की और ये भी 10 साल बड़ी होगी, कितनी हो जाएगी? ये 60 साल की। ऑप्शन नंबर देख लो भाई, जिसके अंदर 40 और 60 दे रखा हो, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास ऐसे क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्टों में किए हमने कि द्विघात समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है कि x² - 13x + 42 है, उसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने में। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम पता होना चाहिए हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होती है वो होती किस टाइप में है। मैंने बता रखा ax² + bx + c टाइप में होती है और हमेशा फैक्टर होते हैं गुणनखंड, वो किसके होते हैं? b के होते हैं। एक बार वापस लिख देता हूँ, ax² + bx + c टाइप, ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फैक्टर किसके होते हैं? b के। तो सबसे पहले तो हम करते हैं a × c। यहाँ पर है भाई अपने पास, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × 42, a × c करेंगे, 1 × 42 कितना हो गया? 42। b की वैल्यू है -13। अब -13 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, -13 है उसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जोड़ूं या घटाऊं, तो -13 बनेगा। और उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या बनेगा? प्लस का 42 बनेगा। तो अपने पास कौन सा होता है भाई? ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने या घटाने पर तो -13 बने, और उन दोनों को मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बने? प्लस का 42। तो एक आता है -6 और एक आता है -7। इन दोनों को जोड़ दूं, -6 और -7 कितने होते? -13। मल्टीप्लाई करो, 6 × 7 = 42, माइनस प्लस। समझ आई बात? चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। x² - 13x + 42, इसके फैक्टर करेंगे, x² - 6x - 7x + 42। दो के जोड़े बनाते हैं भाई। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? कॉमन आ रहा है x, पीछे बचा x - 6, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? -7, तो बनेगा x + 6। क्या बनेगा भाई? x - 6। अब ये हमेशा ब्रैकेट होते हैं, वो कैसे बनते हैं भाई? सेम बनते हैं। तो एक तो आ गया अपने पास x - 6 और दूसरा आ गया x - 7। ये तो अपने पास क्या आ गए? गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। अब इसके हमें रूट भी पूछे, मूल भी पूछे, इन आंसर पूछा x के क्या क्या आंसर हो सकते हैं, तो x = 0 रखेंगे, इन x - 6 = 0 और x - 7 = 0। माइनस का 6 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, माइनस का 7 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का। इन x के आंसर क्या क्या हो गए भाई अपने पास? 6 और 7 हो गए। क्या हो गया? x की वैल्यू 6 और 7। तो ऑप्शन नंबर अपने कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग, जैसे मैं दो संख्या कोई भी मान लेता हूं a और b है, उन संख्याओं का योग दे रखा है अपने पास 97 और दो संख्याओं का अंतर भी कितना दे रखा है भाई? 37। दो संख्याओं का अंतर है वो कितना है? 37 है। उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? उन दो संख्या आएगी, उनका गुणा करें तो कितना आंसर आएगा? इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 97 एंड डिफरेंस इज 37,
देन व्हाट इज विल बी देयर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट, उनका गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा हमें। सॉल्व करें, बी से बी, दोनों समीकरणों को मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो ये प्लस का बी और ये माइनस का बी दोनों कट गए। ए और ए कितना होता है भाई, 2a, कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो आएगा अपने पास 14, 1 और 134। अब ए की वैल्यू निकालनी है, 2 गुणा में कहाँ जाएगा, इसके भाग में 134/2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 67। इन पहली संख्या तो आ गई अपने पास 67। अब वापस किसी भी समीकरण, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली में, ए की जगह ये रख दो तो बी का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ भाई बी इक्वल 97 माइनस 67। भाई ए प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का, और ए की वैल्यू मैंने 67 रख दी। कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 30 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, अब पूछा दोनों का गुणनफल कितना होगा, ए गुणा बी कितना होगा। ए की वैल्यू है 67, बी की है 30, गुणा कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 67 इंटू 3 करता है 201 और पीछे 0, 2010 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2010। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। तो बच्चे बोलते हैं सर आप मोटिवेशन कहानियाँ नहीं सुनाते। चलो एक आज कहानी सुनाता हूँ जिसके अंदर आपके खुद के योग्य, इन आपके खुद से रिलेटेड होगी वो कहानी। जो बंदे आर्मी में नहीं हुए, पहले एयरफोर्स आर्मी किसी में पेपर दिया होगा, नहीं हुआ होगा, अभी टीए की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए रहे कहानी सुना। तो क्या होता है, एक बार एक किसान होता है जो बांस लगाता है अपने खेत में। क्या करता है, बांस के बीज बोता है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो उसके अंदर पानी डालता रहता है, खाद डालता है और देखभाल भी करता रहता है। लेकिन 1 साल हो जाने के बाद भी वो पौधा, बांस का पौधा होता है, वो उगकर बाहर की ओर नहीं आता है। ठीक है, तो उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं आ रहा। दूसरे साल भी वही प्रोसेस चलता रहा उसके। दूसरे साल भी उसने पानी दिया, खाद दिया और वापस देखभाल की, और पेशेंस के साथ देखभाल की, धैर्य के साथ, फिर भी पौधा नहीं उगा। तो पास वाले जो होता है वही हंसने लगे उसके ऊपर, जो पड़ोसी थे वो हंसने लगे कि ये क्या पागलों की तरह कर रहा है, ऐसा पौधा लगा दिया, 2 साल हो गए और उगा ही नहीं अभी तक। ठीक है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही। 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5वां साल जैसे ही हुआ और वो पौधा अंकुरित हुआ। पौधा क्या हुआ, अंकुरित हुआ, और अंकुरित होने के कुछ ही महीनों में, यानी 6-7 सप्ताह में, वो पौधा 70 से 80 फीट का हो गया। 6-7 सप्ताह में ही वो क्या हो गया, पौधा 70 से 80 फीट का हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पौधा उगेगा नहीं, उसको भरोसा था अपनी मेहनत पर उसको भरोसा था कि हाँ होगा जरूर। तो तुम्हें भी अपनी बात पर भरोसा रखना कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो 100% सिलेक्शन होगा। वो बांस 4 साल तक जब जमीन से बाहर नहीं निकला तब तक ऐसा नहीं था वो बढ़ नहीं रहा था, वो अपनी जड़ें बढ़ा रहा था, अपने जड़ें मजबूत कर रहा था, जमीन के अंदर मजबूत हो रहा था। तो तुम्हें भी उसी 4-5 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं। तुम भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, 100% होगा। और जो तुम्हें ताने मार रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, उनको करके दिखाओगे तभी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन ए पॉलीगन विथ n साइड्स। n भुजाओं वाला क्या है अपने पास, एक पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब बहुभुज होता है, कुछ साइड है, 3 से ज्यादा साइड होती है जिसकी। ठीक है, उसमें डायगोनल कितने बनाए जा सकते हैं, विकर्ण। सुनना पहले बात तो, जैसे मेरे पास ऐसा एक मैंने क्वाड्रिलेटर बना दिया। अब विकर्ण होता क्या है वो समझा रहा हूँ। दो कॉर्नर है, उनको आपस में मिलाते हैं, जो साइड बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। जैसे इसको इसके साथ मिलाया तो ये भी क्या, इसका डायगोनल है, विकर्ण है। ठीक है, अब हमसे पूछता है भाई कि n भुजाएं हैं तो कितने विकर्ण बने जा सकते हैं। तो n भुजाओं के लिए फॉर्मूला होता है n गुणा n-3/2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे अपने पास यही था भाई, क्वाड्रिलेटरल है, फॉर्मूला तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसके आपके। ठीक है, अब इसको प्रूव करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास 4 साइड है इसके अंदर, 4 गुणा 4 - 3/2
2, जहाँ जहाँ n था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 कितना होता है भाई, 1 होता है, बट्टे 2, 2 से ये 4 2 बार, 2 गुणा 1 2। तो इस शेप के अंदर, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण बनते हैं, 2 बनते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा भाई कि n विकर्णों के लिए, कोई भी बहुभुज है उसके विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n गुणा n माइनस 3/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी मैंने बताया था, इससे पहले क्वेश्चन किया था सॉल्व, उसके अंदर बताया था कि हमें कन्वर्ट करने वाला मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन 100% मिलेगा। इसी के अंदर आ गया 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में कन्वर्ट करना है भाई, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, चलो करते हैं भाई। मैंने बताया किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 63 गुणा 5/18, 9 के पहाड़े से 2 बार, 9 के पहाड़े से 7 बार, 7 पंजे 35/2। अब 35 के अंदर 2 का भाग देंगे कितनी बार, 17.5 बार, 17.5। अब किस में है भाई ये यूनिट, मीटर पर सेकेंड में। ऑप्शन देख लो भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 आमों का विक्रय मूल्य, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मैं 400 आम खरीदूं और 300 आम बेचूं तो मुझे बराबर पैसे मिलते हैं या पैसे बराबर लगते हैं। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ, यानी 400 आम खरीद लिए, जितने रुपए लगे, 300 आम वापस बेचे तो उतने ही पैसे मुझे मिल गए, प्रॉफिट कितने का हुआ ये पूछा है। ठीक है, अब इफ द परचेजिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले कितना प्रॉफिट हुआ है, 80 आमों का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ है, 80 आम का। अब किसके ऊपर हुआ है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसके ऊपर हुआ है, विक्रय मूल्य के ऊपर प्रॉफिट हुआ। विक्रय मूल्य कितना है, 320 आम, इसके ऊपर ही हुआ भाई। तो कितने हुआ है, 320। अब परसेंटेज निकालना तो इंटू 100, कैंसिल आउट करो भाई। 80 की टेबल से एक बार ये 4 बार, 4 की टेबल से 25 बार, कितना आ जाएगा भाई, 25% आ जाएगा इसका, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/8, 7/8 और 4/9, 4/8 गुणा 7/8 गुणा 4/9 का गुणनफल क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 4/8, 7/8 एंड 4/9। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, करते हैं आराम से। पहले देखो 4 की टेबल से 2 टाइम, 4 की टेबल से 2 टाइम। ठीक है, अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो 7 बचा ओनली, नीचे 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, कितना आ जाएगा, 36। ये लो 7/36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, लेकिन आप कर नहीं पाते उस टाइम भी। क्यों कि आप क्या कर लेते हो, ऊपर वालों को सबको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हो, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हो, फिर कैंसिल आउट होता नहीं है सही से। तो मल्टीप्लाई का बोले उस टाइम पहले शॉर्ट ढूंढना, हमें अभी कैंसिल आउट हो रहा है, पहले ही कर दो, फिर मल्टीप्लाई करके वापस कैंसिल आउट करोगे, डबल टाइम क्यों लगाना अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनना भाई, अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि एक कैंटीन को प्रतिदिन 14 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है। कितने, 14 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है। तो बताओ 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी प्रतिदिन। एक दिन में कितने चाहिए, एक दिन में चाहिए हमारे पास 14 दर्जन। 14 दर्जन मतलब अंडे कितने हो गए भाई, 14 × 12। ठीक है, 14 × 12,
14 इंटू 12 कितना होता है भाई 168 होता है, यानी प्रतिदिन उसको इतने अंडे चाहिए। ठीक है, अब बोला 7 सप्ताह के लिए कितने, 7 सप्ताह के लिए, एक सप्ताह में 7 दिन और 7 सप्ताह में 49 दिन। अब हमसे पूछा टोटल कितने अंडे लगेंगे उसको। वापस क्वेश्चन सुन लेना, ए कैंटीन रिक्वायर 40 डजन एग्स पर डे, सो हाउ मैनी एग्स विल बी रिक्वायर इन 7 वीक। 7 सप्ताह में कितने चाहिए, तो बस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एग, कुल अंडे बराबर कितना हो जाएगा भाई 168 इंटू 49। ये कर लोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई इसका। कौन सा आंसर आएगा मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई करने पर 8232, 8232 अंडे चाहिए 7 सप्ताह के लिए। अगर एक दिन 168 168 लगते हैं तो 49 डेज में कितने 8232 एग्स लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। समझ में बात। चलो आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और साथ साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, जय हिंद।